हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और 100 सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड पार्ट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में, सेकंड पार्ट के एक साल बाद ही। इसे डायरेक्ट किया है डैरेन लिन बोसमैन ने और इसके राइटर हैं ली वैनल और जेम्स वान। अब ये दोनों इस फिल्म के साथ क्यों जुड़े थे, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये फिल्म सेकंड पार्ट को तो कंटिन्यू करेगी ही, लेकिन ली वैनल इस फिल्म के साथ जुड़े हैं, इसलिए इसमें फर्स्ट पार्ट के कुछ राज भी खुलने वाले हैं। वीडियो के एंड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी वहीं से शुरू होती है जहां पर सेकंड पार्ट एंड हुआ था। अमेंडा एरिक को उस बाथरूम में बंद करके चली गई थी और एरिक वहां सेवियर की लाश के पास पड़ा था। अब एरिक ने अभी तक डैनियल को नहीं देखा, उसे नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। ये पता लगाने के लिए उसे सबसे पहले इस बाथरूम से निकलना होगा। अब ये सिचुएशन बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसी है, जब डॉक्टर गॉर्डन की फैमिली बिल्कुल सेफ थी, लेकिन वो इस बात से अनजान था और इसी चक्कर में उसे अपना पैर काटना पड़ा था। एरिक की भी सेम वही हालत है। वो किसी तरह खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका ध्यान उस सॉ पर जाता है जिससे डॉक्टर गॉर्डन ने अपना पैर काटा था और डैनियल ने सेवियर का गला। ये सॉ अब तक तीनों पार्ट में दिखाई गई है। एरिक फ्री होने के लिए डेस्परेट था और फ्री होने का रास्ता भी उसे नजर आ गया था, लेकिन अपना पैर काटने की हिम्मत वो नहीं कर पाता, इसलिए वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता है। वहां पर वो टॉयलेट लिड भी पड़ी थी जिससे एडम ने जैब को मारा था। वो उस लिड को उठाता है और अपने पैर पर मार मार कर पैर को क्रश कर देता है। इस तरह वो फ्री हो जाता है, लेकिन इसके आगे हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सीधा 6 महीने बाद। स्वैट टीम एक सील दरवाजे को तोड़कर जिक्सॉ की एक गेम लोकेशन पर पहुंचती है, जहां गेम ऑलरेडी ओवर हो चुकी थी। विक्टिम के चीथड़े उड़ चुके थे। स्वैट टीम के इंचार्ज ऑफिसर रिक को तो आप जानते ही होंगे, इन्हें हम पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं। वो डिटेक्टिव एलिसन कैरी को वहां पर बुलाता है, जिसे हम पिछले दोनों पार्ट्स में देख चुके हैं। एलिसन को डर था कि कहीं वो विक्टिम एरिक तो नहीं, लेकिन खुशकिस्मती से वो एरिक नहीं था। यहाँ हम एक नए ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है डिटेक्टिव हॉफमैन। इस बार वो जिक्सॉ के केस पर काम कर रहा है। जिक्सॉ की टेप से उन्हें पता चलता है कि विक्टिम का नाम ट्रॉय था। ट्रॉय एक क्रिमिनल था और जिक्सॉ ने कई सारी चेन्स उसकी बॉडी में घुसा रखी थी। ट्रॉय को बस उन चेन से फ्री होकर आराम से दरवाजे से बाहर निकल जाना था। ये करने के लिए उसके पास लगभग 1 मिनट था, और अगर उतने टाइम में वो बाहर नहीं निकल पाया तो वहां रखा बॉम्ब फट जाएगा और ट्रॉय के चीथड़े उड़ जाएंगे, जो कि हम देख ही चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रॉय बच क्यों नहीं पाया, तो वो सभी चेन से फ्री हो गया था, लेकिन एक चेन वो नहीं निकाल पाया जो उसके जॉ में थी। अगर वो किसी तरह उस चेन को खींच भी देता, तब भी उसका इतना ब्लड लॉस होता कि वो बेहोश हो जाता, और चीथड़े तो उसके तब भी उड़ने थे। लेकिन अगर हम इस पॉसिबिलिटी को भी साइड कर दें, तब भी उसका बचना गेम का पार्ट था ही नहीं। आपने देखा कि स्वैट टीम कैसे अंदर आई थी। वो दरवाजा वेल्डेड था, यानी कि ट्रॉय वहां से बाहर जा ही नहीं सकता था। उसका मरना तय था। और जहां तक हम जानते हैं, जिक्सॉ ऐसे गेम्स नहीं खेलता, वो सबको एक चांस जरूर देता है। इसका मतलब साफ है, ये गेम जिक्सॉ की नहीं बल्कि अमेंडा की थी। सबूत की तलाश में एलिसन अपने घर में उस टेप को देख रही थी। तभी अचानक उसके टीवी से टेप हट जाती है और एक लाइव फीड चलने लगती है, और वो लाइव फीड उसके बेडरूम की ही थी। एलिसन चेक करने जाती है और तभी वो पिग मांस वाला आदमी उसे किडनैप कर लेता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक ट्रैप में फंसा पाती है। इस ट्रैप का नाम है द एंजल ट्रैप। वो ट्रैप एलिसन के रिब्स में हुक था। जैसे ही टाइम पूरा होगा, वो ट्रैप उसके रिब्स को उखाड़ लेगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उस ट्रैप की चाबी एलिसन के सामने रखे बीकर में थी, जो कि एसिड से भरा पड़ा था, यानी कि चाबी भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही थी। उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो किसी तरह हिम्मत करके एसिड में हाथ डाल देती है, लेकिन चाबी नहीं निकाल पाती। वो दोबारा ट्राई करती है और इस बार फेल होना कोई ऑप्शन नहीं था। उसका हाथ पूरी तरह जल जाता है, लेकिन वो चाबी निकाल लेती है। टाइम पूरा होने से पहले ही वो लॉक खोल देती है, लेकिन उससे ट्रैप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे का तैसा ही था। एलिसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम जानते ही हैं कि वो अमेंडा है। वो ही ऐसी गेम्स खेल रही है जिनमें बचने का कोई चांस नहीं होता, यानी कि वो स्ट्रेट मर्डर कर रही है। एलिसन का टाइम ओवर हो जाता है और वो ट्रैप उसके रिब्स को उखाड़ देता है। यहाँ आप समझ गए होंगे कि उसका नाम एंजल ट्रैप क्यों है, और ये भी समझ गए होंगे कि जिक्सॉ ने एक गलत इंसान को चुना है अपनी लेगेसी जारी रखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर लिन को, जिसकी मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही। हॉस्पिटल में भी लिन परेशान थी। वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब यहाँ लॉकर डोर पर आप एक पिग की ड्राइंग देख सकते हो। इस मूवी में हमें कई सारे पिग रेफरेंस मिलने वाले हैं। जिक्सॉ भी पिग मांस ही यूज करता है। इसका रीजन ये है कि जिक्सॉ कई सारे धर्मों को फॉलो करता है, उनमें से चाइनीज भी एक है। चाइनीज कल्चर में पिग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पिग को लक और रिबर्थ का सिंबल माना जाता है।
रीबर्थ जिक्सॉ का मोटिव है और लक उसके विक्टिम्स को चाहिए। लिन जब हॉस्पिटल से जा रही थी तो उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। उसे किडनैप किया था अमेंडा ने और वो उसे लेकर गई थी जिक्सॉ के ही एक ठिकाने पर, जहां हम और पिग मार्क्स देख सकते हैं और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जिक्सॉ कैसे ट्रैप्स बनाता है और अपने ट्रैप्स को वो पहले डमीज पर टेस्ट करता है। यहाँ में फाइनली अमेंडा दिखाई जाती है और उसे देखकर हम कह सकते हैं कि जिक्सॉ का रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट सच में काम करता है। अमेंडा लिन को लेकर जाती है जिक्सॉ के पास, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब लिन को भी वहाँ एक गेम के लिए लाया गया था। उसकी गेम ये है कि उसे जिक्सॉ को जिंदा रखना है। जिक्सॉ से कहते हैं कि उसे टेस्ट किया जा रहा है, उसके विल को टेस्ट किया जा रहा है। क्या वो किसी को जिंदा रख सकती है? क्या वो रूल्स फॉलो करके किसी को लाइफ का गिफ्ट दे सकती है? अमेंडा लिन को एक कॉलर पहना देती है जिसमें कई सारी शॉटगन बुलेट्स थी और वो कॉलर कनेक्टेड था जिक्सॉ के हार्ट रेट से। जहां उसकी धड़कन रुकी वहां वो बुलेट्स फायर हो जाएंगी और अगर लिन आउट ऑफ रेंज गई तब भी वो फायर हो जाएंगी। यानी कि जब तक जिक्सॉ जिंदा है तब तक ही लिन जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई गेम नहीं हुई, जिक्सॉ कैंसर पेशेंट है और उसे तो मरना ही है, इसमें लिन क्या कर सकती है? तो इसका जवाब मैं देता हूँ। अभी जिक्सॉ की एक और गेम भी चल रही है जिसमें वो एक आदमी को टेस्ट कर रहा है। जब तक वो आदमी अपने सारे टेस्ट पूरे नहीं कर लेता, सिर्फ तब तक लिन को जिक्सॉ को जिंदा रखना है और अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। जिक्सॉ मरा तो वो भी मरेगी। उसका दूसरा विक्टिम है जेफ। वो एक बॉक्स में बंद है। उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसके थ्रू जिक्सॉ उसे गेम के रूल्स बताता है। वो बताता है कि उसे कुछ टेस्ट से गुजरना होगा। हर एक टेस्ट में उसे सफर करना पड़ेगा, लेकिन हर बार उसके पास माफ करने का एक चांस होगा। जब वो सारे टेस्ट कंप्लीट कर लेगा तब वो पहुंच जाएगा उस आदमी तक जो उसके बच्चे के लॉस के लिए जिम्मेदार है और वही उसका अल्टीमेट टेस्ट होगा। अब पहले हम जेफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 3 साल पहले एक ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट में जेफ का बेटा डिलन मारा गया था, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। तभी से जेफ बदले की आग में जल रहा है। वो रात दिन उस आदमी को मारने के बारे में सोचता रहता है जिसने उसके बेटे की जान ली। उसका ये ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे और किसी भी चीज का ख्याल नहीं था। इसी वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई थी और वो अपनी बेटी कॉर्बेट के साथ रहता था। कॉर्बेट डिलन से बड़ी थी। जेफ इस हद तक अनस्टेबल हो चुका था कि उसे कॉर्बेट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। वो उसे पूरी तरह निगलेक्ट करता था। एक बच्चा खोने के बाद वो ये भी भूल गया था कि उसका दूसरा बच्चा भी है और जितना फॉल्ट जेफ का है उतना ही उसकी वाइफ का भी है, जो कॉर्बेट को उसके साथ छोड़कर चली गई। जेफ कॉर्बेट को डिलन की कोई भी चीज टच करने नहीं देता, चाहे वो खिलौने क्यों ना हो। वो ऐसे बिहेव करता था जैसे कॉर्बेट उसकी बेटी थी ही नहीं। कॉर्बेट बिना माँ बाप के ही पल रही थी, जबकि छोटा भाई तो उसका भी मरा था। इतनी बात उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आई। यही रीजन है कि आज वो जिक्सॉ की गेम में है। अब यहाँ एक और चीज नोटिस करने लायक है और वो है ये डॉल। ये एनेबल है। जब ये मूवी आई थी तब तक किसी भी एनेबल मूवी का नाम और निशान नहीं था। ये रेफरेंस है असली एनेबल का। जेफ किसी तरह उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है और बाहर से मिलता है एक और बॉक्स जिसके अंदर एक मैसेज था, साथ ही एक चाबी थी और एक फोटो जो कि जेफ की थी। जेफ आगे जाता है और उसे एक डोर मिलता है जिसके ऊपर लिखा था फेस योर फियर्स, यानी कि अपने डर का सामना करो। उस दरवाजे को खोलकर वो अंदर जाता है और उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो एक बड़ा सा फ्रीजर था और वहां पर जेफ को मिलती है एक औरत जिसका नाम था डेनिका स्कॉट। उसे बिना कपड़ों के इस फ्रीजर में ट्रैप किया हुआ था। जेफ को जो चाबी मिली थी वो उससे लॉक खोलने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तब उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे प्ले करने पर उसे पता चलता है कि डेनिका उसके बेटे के एक्सीडेंट की इकलौती विटनेस थी, लेकिन उसने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया था। अब वो वहां जमकर मर जाएगी। जेफ का टास्क यही है कि क्या वो उसे माफ कर सकता है। डेनिका के लॉक की चाबी कुछ पाइप्स के पीछे है। चॉइस जेफ की है, वो चाहे तो उसे बचा सकता है। डेनिका का टाइम स्टार्ट हो जाता है और उसके ऊपर पानी गिरने लगता है। वो धीरे धीरे जमती जा रही थी। वो जेफ से जान की भीख मांगती है, लेकिन जेफ तो 3 साल से यही चाहता था। वो चाहता था कि रिस्पॉन्सिबल लोगों को सजा मिले और अब फाइनली उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। फिर भी डेनिका को मरते हुए वो नहीं देख पाता। वो चाबी लेने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसका फेस पाइप से चिपक जाता है। माफ करने की चॉइस तो जेफ की थी, लेकिन इसके लिए उसे भी कुछ प्राइस पे करना था। डेनिका को बचाने के लिए उसे अपने फेस का मास्क गंवाना पड़ता है। चाबी लेकर वो डेनिका के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक वो लॉक भी जम चुका था और डेनिका भी। उसने देर कर दी थी और इस बात का उसे दुख भी था। खैर वो आगे बढ़ता है और आगे से एक और बॉक्स मिलता है जिसमें एक और मैसेज था, साथ ही एक बुलेट और एक फोटो जो कि उसके बेटे डिलन की थी। आगे उसे बिली पड़ा मिलता है जो कि उसके बेटे की डेथ को रिक्रिएट कर रहा था। वहां उसे एक और दरवाजा मिलता है जिसके ऊपर लिखा था टाइम टू लेट गो, यानी कि जाने देने का टाइम है। जैसे ही वो उसके अंदर जाता है वो भी बंद हो जाता है। बाइक पिट के अंदर एक आदमी को चेंट किया हुआ था। उसका टेप रिकॉर्डर प्ले करने पर पता चलता है कि वो जज हेल्डन है जिसने डिलन के केस में इंसाफ नहीं किया था। उसके लॉक की चाबी डिलन के टॉयज में थी और वो जेफ को तभी मिल सकती थी जब वो उन टॉयज को जलाकर राख कर दे।
आपको पता ही है कि डिलन के टॉय से वो कितना अटैच्ड है। वो कॉर्बेट को भी उन्हें हाथ नहीं लगाने देता। इन टॉयज में डिलन का फेवरेट टॉय भी है, जो कि है एक पिग। इसे जेफ ने कॉर्बेट से भी छीना था। अब ये तो हो गई बचाने की बात, लेकिन जज को बचाना किससे है? पिग्स से। उस पिट में सड़े गले पिग्स को क्रश करके डाला जाएगा। ऐसे ही वो पिट भर जाएगी और जज दम घुटने से मर जाएगा। अब चॉइस जेफ की है। गेम स्टार्ट हो जाती है और वो पिट धीरे धीरे भरने लगती है। जज जेफ से मदद मांगता है। पहले तो जेफ सोचता है कि जज यही डिजर्व करता है, लेकिन फिर उसे डैनिका का ख्याल आता है, जिसे वो बचा नहीं पाया। वो फिर से किसी की मौत की वजह नहीं बनना चाहता। ये उसके लिए मुश्किल जरूर था, लेकिन वो उन टॉयज को जला देता है और उनके जलते ही चाबी उसे मिल जाती है। बिल्कुल सही वक्त पर जेफ जज को बचा लेता है। अगर वो जरा भी देर करता तो वो नहीं बच पाता। इधर जिगसॉ की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए लिन को मजबूरन उसकी सर्जरी करनी पड़ती है ताकि उसके ब्रेन से प्रेशर को रिलीज किया जा सके। वो उसकी स्कैल्प को काटती है, उसके बाद पावर ड्रिल से उसके स्कल में छेद करती है और फिर उसके स्कल के एक पीस को काट कर निकाल लेती है। तब जाकर उसके ब्रेन को आराम मिलता है और इस पूरे सीन में हमें सब कुछ साफ साफ दिखाया गया है। प्रेशर रिलीज होते ही जिगसॉ सपनों की दुनिया में खो जाता है। उसे उसकी वाइफ दिख रही थी। अब जिगसॉ बहुत होशियार है, लेकिन अंदर की तरफ घड़ी कौन पहनता है? चलो ये भी ठीक है, लेकिन कैमरा बिना ऑन करे वीडियो कौन बनाता है? खैर उसे अपनी वाइफ के साथ बिताए मोमेंट्स याद आ रहे थे और वो लिन को अपनी वाइफ समझ रहा था। इस सबसे अमेंडा बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। अभी अमेंडा को भी पुरानी बातें याद आती हैं और उसकी यादों से हमें बहुत कुछ समझ आता है। हमें पता चलता है कि एडम को उसके घर से अमेंडा ने ही किडनैप किया था और साथ ही पूरा बाथरूम ट्रैप सेटअप करने में अमेंडा ने ही जिगसॉ की हेल्प की थी। यानी कि वो फर्स्ट पार्ट से जिगसॉ के साथ काम कर रही है। उसी ने एडम को बाथटब में डाला था और उसकी चेन की चाबी भी उसी ने बाथटब में डाली थी, लेकिन जिगसॉ के मुताबिक वो चाबी उसे ऐसी जगह रखनी थी जहां से एडम उसे देख पाए, जैसे कि उसके हाथ में या जेब में। लेकिन अमेंडा ने उस चाबी को ऐसे ही फेंक दिया था, क्योंकि वो जिगसॉ के प्लान में थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग चला रही थी। तभी वो ऐसी गेम्स बना रही है जिनमें बचने का कोई चांस नहीं होता। अब इससे एक और बात क्लियर हो जाती है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि एडम को उस बाथरूम में फ्री घूमना था, लेकिन अमेंडा की वजह से वो नहीं घूम पाया। हमें यह भी पता चलता है कि गेम ओवर होने के बाद अमेंडा फिर से उस बाथरूम में गई थी, एडम को बचाने नहीं, उसे मारने। लेकिन ये उसने अच्छे इंटेंशन से किया था ताकि एडम को भूख प्यास से तड़प कर ना मरना पड़े। उधर जेफ अगले बॉक्स तक पहुंच जाता है, जिसमें एक मैसेज था, एक गन मैगजीन थी और एक और फोटो जो कि थी कॉर्बेट की। उस मैगजीन में तो वो गोली ही डलने वाली है जो उसे पिछले बॉक्स में मिली थी, और उन फोटो से वो उसकी फैमिली पिक्चर को पूरी कर रहा है। लेकिन अभी उसकी वाइफ की फोटो बाकी है। उसके सामने एक दरवाजा था जिसके ऊपर लिखा था हेयर्स योर चांस, जिसका मतलब है यही तुम्हारा मौका है। और उस दरवाजे के पीछे उसे मिलता है डिलन का कातिल टिमोथी यंग। उसे एक अजीब सी मशीन में ट्रैप किया हुआ था जो कि क्रूसीफिक्स से इंस्पायर्ड है। इसी आदमी की वजह से जेफ की जिंदगी बर्बाद हुई है। अब टाइम पूरा होने पर वो मशीन एक एक करके उसके हाथ पैर मरोड़कर तोड़ देगी। उस ट्रैप की चाबी वहीं पर है, लेकिन वो एक शॉटगन से अटैच्ड है। अगर जेफ उसे बचाना चाहता है तो उसे गोली खानी पड़ेगी। सवाल यह है कि क्या वो उस आदमी के लिए जान दे सकता है जिसने उसके बेटे की जान ली है। आई नो बड़ा स्टूपिड साउंड कर रहा है, लेकिन ये जिगसॉ का टेस्ट है। गेम स्टार्ट हो जाती है और वो मशीन ट्विस्ट हो रही थी। जिस आदमी को जेफ मारना चाहता था आज वो उसके सामने मर रहा है, लेकिन अब जेफ को ये अच्छा नहीं लग रहा। बदला लेने की सोच में उसने 3 साल निकाल दिए, अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ भी खराब कर दी। लेकिन अब उसे बदला हजम नहीं हो रहा, क्योंकि डिलन का मरना तो एक्सीडेंट था, लेकिन टिमोथी का मर्डर हो रहा है, वो भी जेफ के सामने। आखिर में वो उसे भी माफ कर देता है, तब जब उसके हाथ पैर मुड़ चुके थे और सिर्फ गर्दन रह गई थी। माफ तो उसने कर दिया था, लेकिन अभी उसे बचाना भी था। वो दिमाग लगाता है और किसी तरह उस चाबी को निकाल लेता है। वो तो शॉटगन से बच गया था, लेकिन जज नहीं बच पाता, और इतने में जेफ टिमोथी को बचाने पहुंचता है, वो भी मर जाता है। यानी कि उसने माफ तो तीनों दोषियों को कर दिया, लेकिन तीनों को ही वो नहीं बचा पाया। अब यहाँ उसके टेस्ट पूरे हो गए थे, यानी कि अब लिन का काम भी खत्म हो गया। जिगसॉ अमेंडा को उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अमेंडा ऑलरेडी उससे खुंदक खा के बैठी थी। वो किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ वो रिवील करती है कि वो जॉन की फिलॉसफी में बिलीव नहीं करती, इसलिए वो ऐसे ट्रस्ट बना रही है जिनसे लोग जिंदा बचते ही नहीं। वो ये भी बताती है कि एरिक का क्या हुआ। जब एरिक उस बाथरूम से फ्री हो गया था तब अमेंडा वहीं पर थी। वहां उन दोनों के बीच फाइट हुई, जिसमें अमेंडा जीती, क्योंकि एरिक का तो एक पैर क्रश था। उसने एरिक को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था। जिगसॉ जानता था कि वो गलत रास्ते पर चल रही है। यहाँ हम देखते हैं कि जिगसॉ एक टेप के ऊपर वैक्स डाल रहा था। उधर जेफ उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब वो पहुंचता है एक दरवाजे तक जो कि लॉक था। तब उसे याद आता है कि उसे एक चाबी मिली थी। उस चाबी से वो उस दरवाजे को खोल लेता है और आगे बढ़ता है। आगे उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसमें एक और मैसेज था। साथ ही उसमें एक गन थी जिसमें वो मैगजीन डाल लेता है, और एक फोटो भी थी जो कि ऑफ कोर्स उसकी वाइफ की होगी, लेकिन हमें वो नहीं दिखाई जाती। यहाँ उसकी फैमिली फोटो पूरी हुई है, इसका मतलब कि अभी उसका आखिरी टेस्ट बाकी है।
वो आगे बढ़ता है और द जिक्सॉ अमेंडा को समझा रहा था कि अगर लिन मरी तो वो भी मारी जाएगी। वो कहता है कि अभी भी टाइम है, लिन को जाने दो, लेकिन अमेंडा जिद पर अड़ी हुई थी। उसे अच्छे से पता है कि जिक्सॉ की कई हर बात का कुछ मतलब होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती और लिन को शूट कर देती है। तब जिक्सॉ कहता है कि तुमने 4 लाइफ्स बर्बाद कर दी। उसके गोली चलाते ही जेफ वहां पहुंच जाता है और लिन की ये हालत देखकर वो अमेंडा को शूट कर देता है, क्योंकि लिन ही उसकी वाइफ है। यह है सदी का एक और बड़ा ट्विस्ट। स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी को लिन के साथ देखा था वो उसका हस्बैंड नहीं था, उसके साथ लिन का अफेयर चल रहा था। अब इस मूवी का एंड आ गया है तो ट्विस्ट के लिए तैयार रहना। अमेंडा इस बात से बेखबर थी कि लिन जेफ की वाइफ है, और उसे ये बात ना बताने के पीछे एक रीजन था। जो रूल जिक्सॉ ने लिन को बताए थे उन्हें जरा दोबारा सुनते हैं। जिक्सॉ ने कहा था कि तुम्हें टेस्ट किया जा रहा है, तुम्हारे विल को टेस्ट किया जा रहा है। क्या तुम किसी को जिंदा रख सकती हो? क्या तुम रूल्स फॉलो करके किसी को लाइफ का गिफ्ट दे सकती हो? ये सारी बातें उसने अमेंडा के लिए कही थी। असल में इस पूरे वक्त अमेंडा का ही टेस्ट चल रहा था, क्योंकि जिक्सॉ जान चुका था कि वो उसके रास्ते पर नहीं चल रही है, इसलिए वो उसे टेस्ट कर रहा था और इस टेस्ट में वो बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन ये जिक्सॉ के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अब उसके मरने के बाद कोई उसकी इमेज पर दाग नहीं लगाएगा। अब अगर अमेंडा जिक्सॉ के रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही थी तो जेफ यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि उसके लिए सब कुछ जिक्सॉ ने ही सेट किया था। और जिक्सॉ की कई बात बिल्कुल ठीक निकली कि अगर लिन मरी तो तुम भी मारी जाओगी। अगर वो लिन को जाने देती तो जेफ उससे नहीं मिलता और ये सब होता ही नहीं। ये पूरी तरह अमेंडा की चॉइस थी। अमेंडा की गेम तो ओवर हो चुकी थी, लेकिन जेफ की अभी बाकी थी। जिक्सॉ से कहता है कि लिन अभी भी बच सकती है, लेकिन उसके लिए जेफ को एक फाइनल टेस्ट पास करना होगा। उसे जिक्सॉ को माफ करना था। उसे और उसकी वाइफ को हुई परेशानी के लिए या तो वो जिक्सॉ को मार सकता था या फिर वो उसे माफ कर सकता था। चॉइस उसकी थी और उसने अपनी चॉइस चुन ली थी। वो उसे माफ कर देता है। ये सुनकर जिक्सॉ की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लेकिन जेफ ने सिर्फ उसे माफ किया था जैसे कि उसने बाकी सबको किया था। मर तो वो फिर भी गए, और यही वो जिक्सॉ के साथ भी करता है। वो एक पावर सॉ से उसका गला काट कर उसे मार देता है। मरते हुए जिक्सॉ बहुत खुश था, क्योंकि तब भी उसके पास एक सरप्राइज था। वो एक टेप रिकॉर्डर प्ले करता है, जिससे जेफ को पता चलता है कि वो अपने टेस्ट में फेल हो गया और अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जिक्सॉ बताता है कि टिमोथी नहीं बल्कि वो उसका फाइनल टेस्ट था, क्योंकि वो ही उसके बच्चे के लॉस का जिम्मेदार है। और यहाँ डिलन की बात नहीं हो रही, जेफ का एक और बच्चा भी है जिसे वो गिनती में रखता ही नहीं। जिक्सॉ ने उसे भी कहीं बंद किया हुआ है, और वो कहाँ है ये सिर्फ जिक्सॉ को ही पता है। अब जेफ उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा और वो भी ऐसे ही मारी जाएगी, सिर्फ जेफ की वजह से। इस सब से उसने कुछ भी नहीं सीखा। इतने टेस्ट पास करने के बाद भी उसके अंदर की बदले की आग बुझी नहीं। अभी तो उसने अपने बेटे का बदला बुलाया था और अभी उसके सर पे वाइफ का बदला चढ़ गया। अब इसकी वो बहुत भारी कीमत चुकाएगा, क्योंकि जिक्सॉ की धड़कन रुकते ही उसकी वाइफ भी मारी जाती है। जिक्सॉ ने उसे लिन को बचाने का चांस दिया था, लेकिन वो इसे समझ ही नहीं पाया। वो पूरी जगह सील हो जाती है और जेफ वहीं पर फंस जाता है, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। पिछले पार्ट्स की तरह इसकी भी स्टोरी बहुत इंप्रेसिव है। स्टार्टिंग से ही ट्विस्ट चलते रहते हैं, लेकिन एंड में ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिनके किसी को उम्मीद नहीं थी। फिल्म में डिटेलिंग भी बहुत अच्छी तरह की गई है। अब मूवी एंड हो गई है और सारे ट्विस्ट भी खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझ नहीं पाए, तो जरा उनके जवाब जान लेते हैं। सवाल यह है कि जब जेफ ने जिक्सॉ को माफ किया तब वो रो क्यों रहा था, और जब उसने उसका गला काट दिया तो वो हंस क्यों रहा था? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। जो टेस्ट अमेंडा का चल रहा था वही जेफ का भी चल रहा था। जिक्सॉ देखना चाहता था कि क्या जेफ इस बदले की भावना से मुक्त हो सकता है, और अगर वो हो सकता है तो वो एक परफेक्ट कैंडिडेट होगा उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो? एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जा रहा था और दूसरे को भर्ती किया जा रहा था। जिक्सॉ के आंसू इसलिए निकले थे क्योंकि उसे लगा कि फाइनली उसे दूसरा जिक्सॉ मिल गया, लेकिन वो गलत निकला। जिसकी उम्मीद उसे पहले से ही थी, इसलिए वो हंसा, और इसलिए उसने पहले से और भी चीजें प्लान की हुई थी। अब थोड़ा जेफ की फैमिली को भी समझ लेते हैं। जेफ का बेटा डिलन मरा तो जेफ अपनी ही दुनिया में रहने लगा। उसने अपनी वाइफ लिन और बेटी कॉर्बेट को निगलेक्ट कर दिया। उससे तंग आकर लिन ने उसे निगलेक्ट कर दिया, और साथ ही कॉर्बेट को भी। जेफ अपने पास्ट में फंसा था और लिन अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी, और इस सब के बीच में वो कॉर्बेट का प्रेजेंट बर्बाद कर रहे थे। इसी वजह से वो दोनों जिक्सॉ के विक्टिम बने, और क्योंकि जिक्सॉ के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उन्हीं में से उसे अगला जिक्सॉ चुनना था। लेकिन कोई भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। आई एम श्योर उसके पास और भी प्लान्स होंगे, क्योंकि 5 मूवीज अभी बाकी हैं। अब अमेंडा लिन को देखकर जेलस हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जिक्सॉ के लिए खास है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ गेम के लिए जरूरी थी। अब अगर अमेंडा उसे जाने देती तो वो टेस्ट में पास हो जाती और अगली जिक्सॉ बन जाती। जब वहां आता उसके पास एक गोली होती और जिक्सॉ को मारने की चॉइस होती। अगर वो जिक्सॉ को मारता तो अमेंडा का विक्टिम बनता, और अगर उसे छोड़ देता तो उसका साथी। ये सब इस तरह प्लान था, लेकिन हमेशा चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जाती। जब अमेंडा ने लिन को शूट किया तब जिक्सॉ ने कहा था कि तुमने 4 लाइफ्स बर्बाद कर दी। वो 4 लाइफ्स थी लिन की, अमेंडा की, जेफ की और कॉर्बेट की। इसमें जिक्सॉ की लाइफ शामिल नहीं थी। तो आई होप यहाँ आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी।
इस मूवी का बजट था $10 मिलियन, जो कि 100 फ्रेंचाइज के हिसाब से बहुत बड़ा बजट है, और इसने बिजनेस किया था $164.9 मिलियन का, जो कि 100 फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा है। इस फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। इसे बेस्ट हॉरर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया और टोबिन बेल को बेस्ट विलन के लिए। 2007 में से डीवीडी पर रिलीज किया गया और वहां भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसकी 2.5 मिलियन कॉपीज भी की। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। अगले पार्ट में आपको उस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। अगर फिर भी आपका जवाब नहीं मिलता तो इस सीरीज के एंड में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि तब हम इसकी स्टोरी को समराइज करेंगे। अब बात करते हैं कि जेम्स वॉन और ली वैनल इस मूवी से क्यों जुड़े। आपको याद होगा कि सॉ 2 के फैक्ट्स में मैंने आपको बताया था कि वो प्रोड्यूसर ग्रेग हॉफमैन की आखिरी फिल्म थी, क्योंकि 2005 में उनकी डेथ हो गई थी। थर्ड पार्ट के लिए कोई भी राजी नहीं था, न ही बॉसमैन और न ही ली वैनल। लेकिन एक दिन जेम्स वॉन के साथ लंच के दौरान उन्होंने सोचा कि उन्हें ग्रेग हॉफमैन के लिए फिल्म बनानी चाहिए। जेम्स वॉन को स्टोरी का आइडिया आया, ली वैनल ने कहानी लिखी और बॉसमैन ने इसे डायरेक्ट किया। ये फिल्म पूरी तरह हॉफमैन को डेडिकेटेड है, तो अब इसमें डिटेक्टिव हॉफमैन नाम का एक कैरेक्टर भी है। अब ली वैनल ने ये स्टोरी इस हिसाब से लिखी थी कि ये एक परफेक्ट ट्रायलॉजी बनेगी और यहाँ ये फ्रेंचाइज एंड हो जाएगी। लेकिन लालच भी तो कोई चीज है। प्रोड्यूसर्स को और पैसा छापना था, इसलिए उन्होंने आगे भी फिल्म्स बनाई, जिससे ली वैनल बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि थर्ड पार्ट के बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। स्केरी मूवी 4 में इस फिल्म की पैरोडी दिखाई गई है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने उस फिल्म के प्रोड्यूसर से बात की थी ताकि वो उनका बाथरूम सेट यूज कर सकें, क्योंकि वो सेम सॉ फिल्म के बाथरूम जैसा था। इस मूवी का सबसे भयानक सीन वो है जिसमें जिक्सॉ की ब्रेन सर्जरी होती है, और आप मानोगे नहीं, उस सीन को बिल्कुल अनकट रखा गया। सेंसर बोर्ड ने उसे फिल्म से नहीं हटाया, क्योंकि अगर लोग टीवी पर कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्री देखते तो उसमें भी यही सब दिखता। तो जब उसे बैन नहीं करते तो इसे भी नहीं किया। उस सीन के दौरान लिन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस बाहर सुबह खुद को स्टडी नहीं रख पा रही थी। क्लोजअप शॉट के लिए किसी ने उनके हाथ को पकड़ा हुआ था ताकि उनके हाथ कांपे ना। बाहर हॉरर फिल्म पसंद नहीं करती। जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब उन्हें रोज नाइटमेयर्स आते थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ली वैनल और डॉनी वेलबर इस फिल्म में दोबारा दिखने वाले हैं। उनके बारे में कोई भी पब्लिसिटी नहीं की गई। फिल्म की शूटिंग से पहले टोबिन बेल और शॉनी स्मिथ ने कई हफ्ते एक साथ बिताए थे ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सके, क्योंकि इस मूवी में उनका रिश्ता कुछ ऐसा ही है। ली वैनल ने इस मूवी को थोड़ा इमोशनल टच दिया था, जिक्सॉ और अमेंडा के रिश्ते से और जेफर कॉर्बेट के रिश्ते से। जब उन्होंने इस फिल्म के कुछ सीन्स देखे तो वो फिजिकली सिक हो गए थे। उन्होंने पक्का पिग वाला सीन देखा होगा। इस फ्रेंचाइज के एक प्रोड्यूसर ऑरन कोल्स को सभी गोरी सीन से नफरत है और उन्होंने आज तक एक भी नहीं देखा। पिछले पार्ट्स की तरह इसमें भी एक्टर्स को फाइनल सीन की स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी ताकि कहीं एंडिंग लीक ना हो जाए। पिग्स की लाशों को फोम, रबर और लेटेक्स से बनाया गया था, लेकिन उनके अंदर असली कीड़े थे। वो सीन इस पूरी फ्रेंचाइज में टोबिन बेल का सबसे फेवरेट है। फिल्म देखने पर हमें लगता है कि कई सारे पिग्स को यूज किया गया था, लेकिन असल में वो सिर्फ 4 ही पिग्स थे। सॉ 2 और सॉ 3 के बीच के ही कुछ महीनों में शॉनी स्मिथ ने एक बच्चे को जन्म दिया था। सॉ 2 की फिल्मिंग के दौरान वो प्रेग्नेंट थी। उन्हें यकीन था कि इस फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। इस फिल्म को भी पूरी तरह एक वेयर हाउस में शूट किया गया है और इसे 32 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था। लिरिक बैंड ने अपने सभी सीन्स को एक दिन में ही शूट कर लिया था, क्योंकि वो इन जुलाई इसकी शूटिंग में बिजी थे। थिएटर्स में फिल्म के टीजर को द डिसेंट मूवी के स्टार्ट होने से पहले दिखाया गया था। ये मूवी 108 मिनट्स की है, जो कि इस फ्रेंचाइज की लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म बनाता है। जेफ की बेटी का नाम ली वैनल की गर्लफ्रेंड कॉर्बेट टक के नाम पर रखा गया था। ये पहली सॉ फिल्म थी जिसमें टोबिन बेल हाईएस्ट पेड एक्टर थे। सॉ 2 से इसमें दिखे हैं जिक्सॉ, अमेंडा, एलिसन, एरिक और रिग। इस मूवी के हर एक ट्रैप के लिए कई सारे डिफरेंट वर्जन सोचे गए थे। एलिसन को पहले किसी और ट्रैप में लॉक किया जाने वाला था, लेकिन बाद में द एंजल ट्रैप को चुना गया। इस मूवी में जेफ के बेटे डिलन का नाम एक ही बार लिया गया है, जबकि उसकी डेथ के ऊपर ये पूरी मूवी है। इस मूवी का बॉडी काउंट है 6। तो ये थे इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा कनेक्ट रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।